नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। तीसरा मोर्चा बनाने की रणनीति है। शुरुआत हो रही है हरियाणा से और अंत होने की संभावना है देश में। अब अंक सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि मोर्चे इससे पहले भी बहुत बने भी हैं और बहुत बनाने के प्रयास भी हुए हैं। महागठबंधन भी इससे पहले बहुत बने भी हैं और बहुत बनाने के प्रयास भी हुए हैं। नहीं बन पाई है तो एक सहमति, एक चेहरे के ऊपर और एक मुद्दे के ऊपर बात हम इस बारे में करेंगे, क्योंकि जो सम्मान रैली होने जा रही है इस बार फतेहाबाद, जिसका गढ़ होने वाला है, और 25 सितंबर जिसकी तारीख होने वाली है, चौधरी देवीलाल के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो ये मनाई जा रही है, सभी नेताओं को एक साथ एक तारीख में एक जगह पर एक मंच के ऊपर लाकर जो संदेश इनेलो देना चाहती है, क्या वो संदेश उसी तरह से जाएगा या फिर जनता सवाल पूछेगी कि ये किस तरह की ऋतुएं हैं कि जब आती है तो चौटाला साहब उनको आई लव यू कह देते हैं, यानी कि अपने पुराने साथियों को, और फिर पूरे साल हाल भी नहीं पूछते हैं। बात करेंगे तमाम पहलुओं पर। जो रणनीति लेकर चल रही है इंडियन नेशनल लोकदल, क्या वो पूरी हो पाएगी या फिर उसमें कुछ सियासी अड़चने भी हैं, जो कि हुड्डा साहब भी कह रहे हैं। रिपोर्ट लेकिन पहले देख लीजिए, मामले को समझ लीजिए। मौका होगा भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती का, और इस मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है इस बार वो राजनीतिक दल जो पिछले एक दशक से हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर खड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो की। 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली सम्मान रैली के मंच पर इस बार कई विपक्षी नेताओं का जमावड़ा दिख सकता है। इसके लिए अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला खुद नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें यहां आने का न्योता दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और एनसीपी प्रमुख सीताराम येचुरी। इन सभी नॉन कांग्रेस, नॉन भाजपा बड़े सियासी दिग्गजों को हरियाणा में 25 सितंबर को होने जा रही रैली में बुलाया गया है। मौका ताऊ देवीलाल की जयंती का है, लेकिन इस बहाने यहां सभी दल एक साथ तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते। बुझे हुए दियों से आंगन रोशन कभी नहीं किया जा सकता। ये जितने इकट्ठे हो रहे हैं, इन सबको जनता देख चुकी है, परख चुकी है, और इनके दियों में तेल खत्म हो चुका है। अब दिल बहलाने के लिए ये अपने ऐसा तमाशे करते रहते हैं तो करते रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, और जो कुछ इनके पास था वो जनता सब कुछ देख चुकी है। अब एक तो कहता है कि बिना कांग्रेस के नहीं हो सकता, और दूसरा कहता है कि बिना कांग्रेस और बीजेपी के नहीं हो सकता। तो इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ बताने के लिए नहीं है, ये बुझे हुए दिए हैं। हालांकि कांग्रेस को लगता है ये तीसरा मोर्चा बिना कांग्रेस के संभव नहीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का इस मसले पर क्या कहना है, सुनिए जरा। फ्रंट दो ही रहेंगे, बीजेपी और और कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। तो जो ये आइडेंटिटी क्लेम करते हैं, एक अकेले हरियाणा में थर्ड फ्रंट है, एक सीट के साथ। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तीसरे मोर्चे को बनाने की बात कही जा रही है। इससे पहले भी काफी मंच सजे हैं, काफी नेता एक साथ आए हैं, काफी महागठबंधन बने हैं, लेकिन नहीं बन पाई तो एक सहमति। हरियाणा की जमीन पर देश भर के नेताओं को लाकर एक संदेश तो दिया जा सकता है, मगर प्रदेश में लगातार हाशिए पर जाती जा रही इनेलो को इससे कितनी संजीवनी मिल पाएगी, ये अब भी बड़ा सवाल है। एक सवाल ये भी है कि क्या ये एक अटेंशन सीकिंग एक्सरसाइज यानी कि ध्यान आकर्षण का एक प्रयास है, जिसे लोग भूली हुई इनेलो की मौजूदगी को दर्ज कर सके।
या फिर ये केवल साल में एक बार होने वाला एक कार्यक्रम मात्र है जो हर साल होता है, जिसमें हर साल विपक्षी नेता आते हैं, भाषण करते हैं और चले जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, मगर इससे प्रदेश और देश का सियासी पारा जरूर गर्म रहेगा, इतना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है फटाफट से परिचय उनका जान लीजिए आप। यशपाल बत्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र सिंह ढुल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजेंद्र रेड्डू जी बतौर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विभा पांडे जी हमारे साथ हैं, आप जेजेपी की प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं और बतौर राजनीतिक विश्लेषक सुशील यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। रेड्डू साहब, पहला सवाल आपसे। तैयारियां चल रही हैं बहुत लंबे समय से, मिल रहे हैं विपक्षी नेताओं से, चौटाला साहब न्योता दे रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि ऐसे संदेश पहले भी दिए जाते रहे हैं, ऐसे न्योते पहले भी दिए जाते रहे हैं, मुलाकातें और मंच ऐसे पहले भी सजे हैं, लेकिन सबके सब बेनतीजा रहे। इस बार वो क्या कॉन्फिडेंस की बात है जो कि आप सोच रहे हैं कि तीसरा मोर्चा वाकई में बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे और हरियाणा की राजनीति में भी इनेलो को बढ़त मिलेगी? रेड्डू साहब। हाँ, देखिए केशव जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश निवासियों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन, जो देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं और एक जननायक हैं, जनता उनको बड़े श्रद्धा भाव से याद करती है, उनका जन्मदिन इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फतेहाबाद में बनाने जा रही है। और निवेदन है कि सभी लोग वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस महापुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करें। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन उठाया है, इस बार एक नई खास बात ये है, ये हर तरह का जो हर बार जन्मदिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बनाती है वो तो है ही है, लेकिन नयापन इस बार क्या होगा कि इस बार चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और भाई अभय सिंह जी चौटाला के अथक प्रयासों से एक नए मोर्चे का गठन करने का प्रयास वहां पर किया जाएगा। और संभावना, आपने ठीक बताया कि संभावना है कि उस दिन 25 तारीख को वहां से घोषणा हो जाए। देखिए, जिस प्रकार से देश लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है और जिस प्रकार से एक तानाशाही का रवैया जो है सरकार अपनाई हुई है, जो भी फैसले इनको करने होते हैं उसमें यहां तक कि अपनी कैबिनेट में भी चर्चा नहीं करवाते, लोकसभा और राज्यसभा में तो चर्चा करवाने की बात ही छोड़िए, अपनी कैबिनेट के साथियों से भी सलाह नहीं ली जाती और 2-3 आदमी मिल करके जिस प्रकार से घोषणा लागू कर देते हैं, हाँ, उससे आज देश की जनता बड़ी परेशान है। और एक भावना ये उभर कर के आ रही है देश में कि आज लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है, कहीं ना कहीं राजतंत्र की बू आने लगी है। इसको रोकने के लिए आज एक बहुत बड़ी सख्त आवश्यकता है कि देश में तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए सन 1901 मिनट केशव जी प्लीज रिक्वेस्ट है, 1989 में चौधरी देवीलाल ने इसी प्रकार का एक प्रयास किया और उस प्रयास में सफल हुए और देश से कांग्रेस पार्टी को जो सत्ता से हटाने का काम किया था, आज वही हालात दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिए हैं। और इस पार्टी से भी छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संगठन की बहुत जरूरत महसूस की गई है। उसी में सभी नेताओं के नाम हमने बता दिए, मैं दोबारा उन पर नहीं जाकर के समय आपका खराब नहीं करूंगा। ये सारे के सारे विपक्ष के नेता वहां पर आएंगे और मजबूती के साथ जो है ना वहां पर कोई एक्शन लेने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका आयोजन कर रही है। ठीक है, ठीक है रेड्डू साहब, आपने जवाब दिया, इलेबोरेट अच्छे से किया। मेरा सवाल कुछ और था लेकिन आपने इलेबोरेशन कुछ और दिया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा अगली बारी में। एक एक पहला कमेंट सभी से ले लेता हूं। यशपाल बत्रा जी के पास आता हूं। यशपाल जी, वो कह रहे हैं कि हम इस बार तीसरा मोर्चा पक्का बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे जिससे भाजपा पस्त हो जाएगी। देखिए, ये इसके बाद तीसरा के बाद चौथा मोर्चा भी बनाएंगे, चौथे के बाद पांचवा मोर्चा भी बनाएंगे, लेकिन होना जनता को पता है और आप सभी को पता है कि होना क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर, जो समाज के हितों के अंदर काम कर रही है और उसको देखते हुए जनता, सभी पूरी जनता, हिंदुस्तान की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये जितने फ्रंट बन रहे हैं, ये थर्ड फ्रंट जो बन रहा है या फोर्थ बनेगा, ये सारे ठगबंधन हो रहा है इनका ना कि ये थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, ये थर्ड ठगबंधन बना रहे हैं।
जिससे कि इनको तकलीफ इस बात की है कि देश सही डायरेक्शन पे काम करना शुरू हो गया, एक प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू हो चुका है और एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी अपने आप चलना शुरू हो गई। इन सबको यही तकलीफ है और इसके अलावा इनको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मैं ढुल साहब के पास आता हूं। ढुल साहब, पहली रिएक्शन इस बात के ऊपर। इन्होंने केशव जी एक मिनट आऊंगा सर, एक बारी एक कमेंट सभी का ले आऊं। एक मिनट रेडू साहब प्लीज, मैं इस तरह से इंटरप्ट नहीं कर पाऊंगा रेडू साहब प्लीज, क्योंकि फिर बहुत देर तक शांत बैठना पड़ता है सभी को ना। तो मैं वापस आपके पास आऊंगा, सवालों की शुरुआत वापस मैं आपसे ही करूंगा। ढुल साहब, पहला कमेंट। इनेलो की जो ये एनुअल रैली होती है, दिन में जो अपने इंटरनेशनल देवीलाल को लेकर के जो मनाया जाता है, वो लंबे समय से मनाया जाता है और मेरे हिसाब से ये प्रयास भी इनेलो हमेशा करती रही है कि भाई इस प्रकार से तीसरा मोर्चा बनाया जाए। वो प्रयास कितना सफल आज तक हुए ये इतिहास का विषय है। वो प्रयास इस बार सफल होंगे या नहीं ये भविष्य में पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक बात कांग्रेस की है, बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए, उसे सत्ता से हटाने के लिए कोई भी प्रयास कांग्रेस के बिना सफल होने की कोई संभावना नहीं है। यह बात सभी दलों को समझ लेनी चाहिए और इसी बात के ऊपर यदि फोकस करके यदि रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर ये तैयारी करेंगे तो ये सफलता मिलेगी, वरना सफलता मिलेगी कोई संभावना नहीं। ठीक है सर, विभा जी आपके पास आता हूँ। बहुत कुछ बोलने को है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले अगर थर्ड फ्रंट की बात हो रही है तो इसका सबसे पहले जो मेरा रिएक्शन था वो ये था कि इन सभी पार्टीज ने हार मान ली है, तभी इनको एकजुट होके एक थर्ड फ्रंट करना पड़ रहा है। इनके पास 2 बारी पूरा मैदान खाली था लड़ने के लिए, ये लोग पस्त हो चुके हैं, इसलिए थर्ड फ्रंट पर आ रहे हैं। अब रेणु जी ने एक स्टेटमेंट दी कि जैसे ताऊ देवीलाल जी ने कांग्रेस हटाने के लिए एक ऐसा थर्ड फ्रंट किया था, उन्होंने सबको इकट्ठा किया था। मुझे ये बता दें कि उनके ओहदे जितना, उनके जैसा कोई इनके पास एक नेता है? इनके पूरे जितने भी ये ऑपोजिशन हमारी पार्टीज हैं जो थर्ड फ्रंट बनाना चाहती है, कोई ऐसा नेता है जो इस थर्ड फ्रंट को लीड कर सके? उससे पहले ही हुड्डा जी बोल रहे हैं हमारी कांग्रेस के बिना तो थर्ड फ्रंट बन ही नहीं सकता। तो पहले ही इनकी इतनी सारी जो क्रैक्स दिख रहे हैं, एक एक हर जगह तोड़ दिख रहा है। अब इस थर्ड फ्रंट का क्या होगा वो भगवान जाने। अब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाल तो दी, लेकिन अभी तक इनका रूट फाइनल नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ जाएंगे। इसका क्या तात्पर्य निकलता है? इसका तात्पर्य ये निकलता है कि इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था कि हम कहाँ से यात्रा निकालें कि लोग हमारे साथ जुड़े। तो अब जब इन्होंने देख लिया है कि क्या पल्स है, उस हिसाब से अब ये अगले 12 दिन का रूट डिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये थर्ड फ्रंट जो बन रहा है, तो इसके अंदर तो सबसे पहले यही एक ख्याल आता है कि किसी की ईंट, किसी का रोड़ा, भानुमति ने अपना कुंभा जोड़ा। यही हो रहा है क्योंकि कोई इतना स्ट्रांग नहीं है जो करेगा। सारे इकट्ठे आ रहे हैं, विचारधारा अलग अलग है, बेसिकली ये कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं राजकुमार जी के पास आता हूं, फिर सुशील जी का विश्लेषण जानेंगे। राजकुमार सिंह जी, सजे हैं बहुत सारे मंच, सजे हैं बहुत सारे चेहरे, आए हैं सब, लेकिन एक विचारधारा, एक सोच और एक चेहरे पर सहमति, ये हमेशा चुनौती रही है। इस बार भी ऐसा ही दिख रहा है। देखिए, आपने जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया था, इंडियन नेशनल लोकदल हर साल 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर एक रैली करती है जिसको सम्मान दिवस समारोह कहते हैं। इस बार उसमें सिर्फ नया ये है कि वो रैली जब हो रही है तब पिछले 1 महीने से, जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, या कहना चाहिए कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं, सत्ता परिवर्तन है, उसके बाद से देश में भाजपा विरोधी ध्रुवीकरण की चर्चा चल पड़ी है। ये इसमें खास बात है इस आयोजन के वक्त। और क्योंकि वो ध्रुवीकरण की चर्चा चली, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने दूसरी बार पाला बदल के भाजपा का साथ छोड़ा और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बचाई या बनाई। वही नीतीश कुमार पिछले दिनों आकर के दिल्ली में जब 3 दिन रुके और तमाम विपक्षी नेताओं से मिले, तब वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले। इसलिए इन चर्चाओं को और हवा मिली कि तीसरा मोर्चा बनाने की बात। लेकिन मोर्चा बातों से नहीं बनता, हवा में नहीं बनता। ये बहुत दूर की कौड़ी है। मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी भी है कि आज 12 तारीख को हम चर्चा कर रहे हैं, 13 तारीख को, कि 25 को जब रैली होगी तीसरा मोर्चा बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी में विपक्ष के जो दल हैं, जो गैर भाजपा
दल हैं वो कोई ऐसी जल्दबाजी में कदम उठाएंगे कि मोर्चा बनने से पहले बिखरने की नौबत आ जाए। इसमें समय लगेगा, प्रक्रिया जरूर चल रही है। हाँ, ये एक ऐसा बड़ा मौका है जिस पर तमाम विपक्षी नेता या तमाम गैर भाजपा नेता एक मंच पर इकट्ठा हो। लेकिन जो जमीनी हकीकत है हमें समझना चाहिए कि अतीत में जितने तीसरे मोर्चे बने, चाहे 77 में जनता पार्टी बनी हो, वो तो एक पार्टी थी, मोर्चा नहीं था, या 1988-89 में जनता दल बना और उसके इर्द गिर्द तीसरा मोर्चा बना, तब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति चल रही थी और कांग्रेस के विरोध मोर्चा बनते थे। 1996 में पहली बार ऐसा हुआ जब सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए एक तीसरा मोर्चा बना संयुक्त मोर्चा के नाम से, और उसने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र में कुछ महीने चलने वाली 2 सरकारें बनाई। तो हमें समझना होगा कि तीसरा मोर्चा अपने दम पर कभी भी अगर जनता पार्टी को अपवाद मान लें, जिसमें तब की भाजपा यानी कि जनसंघ एक महत्वपूर्ण घटक दल थी, तो तीसरे मोर्चा अपने बल पर अपने दम पर कांग्रेस भाजपा से समान दूरी रखते हुए कभी भी केंद्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका, निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाया। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे थे, ऐसा मानने वाले और भी लोग हैं कि अगर वाकई आप भाजपा को टक्कर देना चाहते हैं, जो आज की तारीख में बहुत मजबूत दल है और सबसे बड़ा दल है, 303 उसकी लोकसभा में सीटें हैं, राज्यसभा में बहुमत के नजदीक, तो बिना कांग्रेस को साथ लिए आप कोई कारगर मोर्चा नहीं बना सकते देश में, और हरियाणा में तो कतई नहीं बना सकते। ठीक है, जहां कांग्रेस 31 सीटों के साथ दूसरा बड़ा दल है, 30 सीटों के साथ भाजपा के उसे नकार नहीं सकते। जो लोग मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं उनकी सिर्फ 1 सीट है विधानसभा में। हाँ, सुशील जी के पास में आता हूं। सुशील जी, हरियाणा को केंद्रित रख के अगर इस मोर्चे के फायदे गिनवाए जाएं, देखा जाए तो जो सोच रही है लोग, क्या वो सफल हो पाएगा, या फिर राजकुमार जी वाली बात है कि दूसरे सबसे बड़े विपक्षी दल को यानी कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करके आप उन लोगों को बाहर से यहां लेकर आ रहे हैं जिसका हरियाणा की राजनीति में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है? केशव जी, पहली बात तो तीसरा मोर्चा जो बन रहा है वो देश की राजनीति के लिए बन रहा है, हरियाणा को लेकर नहीं बन रहा। नहीं, इनेलो को फायदा तो हरियाणा से उठाना है ना। सिर्फ इनेलो को फायदा है, तो इनेलो तो सत्ता में आने के लिए कांग्रेस का तो विरोध ही करेगी। तो कांग्रेस को अगर वो साथ लेती है, और कांग्रेस आज हरियाणा में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनती है, सरकार को हटा के विपक्ष अगर हमारा है, तो राज तो वो लोग कहेंगे भी कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि हाईएस्ट मेजोरिटी जिस सीट लेके आता है सरकार का नेतृत्व वही पार्टी करती है। तो INLD अगर ये सोच रही है कि हम बिना कांग्रेस के हरियाणा के अंदर कुछ कर लेंगे, तो वो संभव हमें नहीं लगता। दूसरी चीज, आप बात कर रहे हो तीसरे मोर्चे की, हाँ, आज देश की राजनीति को तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है, क्योंकि हमें स्वस्थ लोकतंत्र को चलाने के लिए विपक्ष बहुत मजबूत चाहिए, जो कि आज देश के अंदर विपक्ष मजबूत है नहीं। कांग्रेस इतना मजबूती से विपक्ष का योग नहीं कर पा रही। लेकिन सबसे बड़ा इनका जो समस्या आती है वो आती है नेतृत्व की। या एक MLA वाली पार्टी पूरे देश के अंदर लीडर दे सकती है तीसरे मोर्चे को। तीसरी जो मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर इनको तीसरे मोर्चे का गठन करना था या अपना दम दिखाना था, तो ये ताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन को छोड़ के कभी और रैली रख के देखते, फिर इनके कितने नेता इकट्ठे होते, तब पता चलता प्रदेश को कि कितने लोग आए हैं। ये सारे वही नेता आ रहे हैं, अगर हम तेजस्वी को छोड़ते हैं तो, जिन्होंने ताऊ के साथ राजनीति करी है, तो वो ताऊ देवीलाल के सम्मान के अंदर उनके जन्मदिवस पे आ रहे हैं। ये एक जन्मदिन का समारोह है जिसका फायदा NLD उठाना चाह रही है, बट मुझे लगता नहीं कि मिलेगा इनको। ठीक है, ये बड़ी बात कही है, और मैं रेड्डू साहब आपसे जवाब लूंगा इस बात का कि चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस का जो फायदा है वो इनेलो उठाना चाह रही है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आप कांग्रेस को सत्ता में, कांग्रेस के बिना सत्ता में नहीं आ सकते, जैसा कि हुड्डा साहब कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, और कांग्रेस को आप इस मोर्चे के अंदर ले नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब तो हुआ कि आप हरियाणा को ही केंद्र में रखे हुए हैं। देश का सपना कैसे? हाँ, नहीं, देखिए, हमारे साथी ने, पहले वाले ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो संयुक्त तीसरा मोर्चा जो बनने जा रहा है, ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए बनाया जा रहा है। केवल हरियाणा का इसमें इशू नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का इसमें इशू है, और पूरे राष्ट्र में से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए इस मोर्चे का गठन किया जा रहा है। तो वही तो सवाल पूछा जा रहा है ना सर, तो बिना कांग्रेस के संभव कैसे है? देश के एक विधायक की वाली पार्टी, मैं कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन आंकड़ों की अगर बात करें तो एक विधायक वाली पार्टी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सामने खड़ी है, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी एक कॉमन विचारधारा के। हाँ, देखिए, हाँ, नहीं केशव जी, ये कोई जरूरी नहीं है
बगैर विधायक की पार्टी भी, बगैर विधायक का कोई व्यक्ति भी इस तरह का प्रयास कर सकता है और कहीं ना कहीं सभी नेताओं को इकट्ठा करने में कामयाब भी हो सकता है। इसमें एक विधायक या 31 विधायक वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के बिना की आप बात कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी के लिए किसने कहा कि कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हो सकती या शामिल नहीं होगी? ये मैं मानता हूँ कि राष्ट्र स्तर पर जो है कांग्रेस पार्टी का भी अपना वजूद है। नहीं, ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा ना सर। आप राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का विरोध करेंगे। सर 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 देखिए, हरियाणा में तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने आप में ही मजबूती के साथ उभर के आ रही है। और अगर ना भी हुआ हरियाणा प्रदेश में, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने दम पर इलेक्शन लड़ने का दम रखती है। केशव जी, राष्ट्र स्तर की पहले बात हो रही है, पहले राष्ट्र की सरकार का निर्माण करना, आगे की कार्रवाई आगे कर ली जाएगी, देखा जाएगा जैसा माहौल बनेगा। लेकिन आज का जो राष्ट्रीय मोर्चा है, ये संयुक्त जो थर्ड मोर्चा बनाया जा रहा है, उसको राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। और दूसरी बात देखिए, मैं कहना चाहूंगा केशव जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज देश को आवश्यकता है, पता नहीं किसके हाथ से और किसकी जबान से इस तरह का नेक कार्य संपन्न हो जाए। क्या जीपीए में जो अपनी एनडीए है, एनडीए में क्या अकेली भारतीय जनता पार्टी है? क्या इसमें दूसरी पार्टियां शामिल नहीं है? ये भी तो एक मोर्चा ही है अगर सही मायने में देखा जाए तो। इसमें बहुत सारी पार्टियां मिली हुई हैं। और इसी प्रकार से कांग्रेस के साथ भी जो यूपीए है, यूपीए में भी बहुत सारी पार्टियां शामिल हुई थी। ये भी एक गठबंधन था। इनके विचार कैसे मिले? जब इस तरह की नौबत आएगी, आ चुकी है आज देश में, जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए जब सभी नेता इकट्ठे होंगे तो उसमें से नेतृत्व भी सिलेक्ट किया जाएगा। जब चुन करके आएंगे, सांसद चुन करके आएंगे, और जब ये सारे नेता ठीक है, आपने बहुत सदे हुए शब्दों में इलैबोरेट किया, लेकिन सुनिए ना, थर्ड फ्रंट बनाने की नौबत या जरूरत आती कब है? जब दूसरी विपक्षी पार्टी के साथ बाकी विपक्षी पार्टियों की बन ना रही हो, तभी तो तीसरा मोर्चा बनाने की नौबत आती है ना सर। और वही सवाल बार बार किया जा रहा है। आप कह तो रहे हैं ये बात, लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन है। दूसरा सवाल, आपने कहा अपनी इनिशियल स्टेटमेंट के अंदर ही कि तानाशाही रवैया जो है देश की राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। तो यहां तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि जब हरियाणा की राज्यसभा का चुनाव होता है तो आप भाजपा और जजपा समर्थित उम्मीदवार जो है उसका समर्थन करते हैं। वजह क्या है? लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने किया क्या? लोग इस बात पर ध्यान देते हैं और यहां पर आ गए बीजेपी का विरोध करने के लिए। केशव जी, आप कैसी बात कर रहे हो? हमने बीजेपी का साथ नहीं दिया। हमने कार्तिक एक निर्दलीय कैंडिडेट था और कार्तिक के भाई का भी हमारे ऊपर एहसान था, जिन्होंने जेल के अंदर लोग कारण को नहीं पूछते हैं। हालांकि 5 साल तक लगातार लोग कारण को नहीं पूछते हैं सर। नहीं, लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि हमने भारतीय राजनीति के अंदर केशव जी, लोग ये भी जानते हैं, लोग ये भी जानते हैं कि हमने भाजपा को वोट नहीं दिया। नहीं, ये हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, हमने कार्तिक के निर्दलीय राज्यसभा सांसद को वोट दिया और उसमें लोगों के बीच में बिल्कुल स्पष्ट हमने इस बात को कर दिया है। दूसरी बात, अभी साथी कह रहे थे कि ये लोग समाज हित में काम कर रहे हैं, इसलिए तीसरे मोर्चे की क्यों जरूरत पड़ गई? भाई, कौन सा समाज हित काम किया आपने? बताइए मुझे। नोटबंदी समाज हित में था क्या? किसान जो कृषि कानून थे समाज हित में थे। अग्निपथ कौन सी समाज हित में है? 400 वाला सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है, ये कौन सा समाज हित में है? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने वाले लोग आज जो है ना सेना को भी कटौती कर रहे हैं, ये कौन सा समाज हित में कार्य है? क्राइम में सबसे ऊपर है, भूखमरी में सबसे ऊपर है, बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। अरे इन्हीं सभी चीजों को देख करके, और ऊपर से सारा देश को बेचने का काम आप लोग कर रहे हो। इन्हीं सभी चीजों से निपटने के लिए, ताकि इस देश को बचाया जा सके, इस देश को के लोकतंत्र को बचाया जा सके। ये मैं मानता हूं, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में पूरे प्रदेश की पार्टी है, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के साथियों को इस बीजेपी के द्वारा या इनके प्रवक्ताओं के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट पर न जाकर के देशभक्ति में आकर के आप भी इस सामूहिक मोर्चे में शामिल हो और इसको शक्ति और मजबूती प्रदान करने का काम करें और सामूहिक रूप से इसका नेतृत्व चुनने का भी काम करें। तभी जो है ना इस सरकार को, इस देश को बचाया जा सकता है। साहब, ये मूव तो उल्टा पड़ सकता है। सही बात है। अगर भाई हरियाणा में कांग्रेस आपके साथ आ गई तो फिर ये तो सीधा सीधा विवाद वाली बात हो जाएगी। केशव जी, कोई विवाद नहीं होगा हमारे बीच में। हम अपना विवाद अपने आप सुलझाने में सक्षम है। हमने पहले राष्ट्र को देखना है, प्रदेश की बात बाद में की जाएगी। पहले आज हम राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं और हम चाहते हैं कि राष्ट्र में जो लोकतंत्र को बचाया जा सकते, उसके लिए किसी को भी साथ। ठीक है डोल साहब, बिल्कुल। इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ।
अगर इनेलो इस प्रकार से सकारात्मक तौर पर कांग्रेस के बारे में बात करती है, मेरी तरफ से एक सलाह भी है, ये कांग्रेस विरोध का जो इनका लगातार एक कार्य चलता है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को पैदा करने का काम करता है। तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है आज के दिन में जो है इस देश के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर किया जाए सत्ता से। इसलिए अपना इस रुख को बदल करके सकारात्मक तौर पर आप जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो है कांग्रेस का साथ देने का काम करें, न कि लगातार बार बार अलग अलग जगह पर जो है कांग्रेस का विरोध करने का, कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध करने का काम करें। नहीं, वो कह रहे हैं भाई मोर्चे तक तो ठीक है, इससे आगे अगर वोट की बात आएगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ मैंने इनके सकारात्मक मैं देता हूँ डुल साहब, वो नहीं है कि इस रूप के अंदर कल को ये क्या कहते हैं क्या करते हैं समय बताएगा। ठीक है, हमारा मत बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस के बिना भाजपा विरोधी कोई भी मोर्चा सफल नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बत्रा जी के पास आता हूं क्योंकि बत्रा जी को बोल रहे हैं वो कि आपने मैं आऊंगा। रेणु साहब आप ही के सवाल है, मैं बत्रा साहब से एक बार जवाब ले लूं। एक सेकंड, चलिए ठीक है, जल्दी से पूछिएगा, जल्दी से, फिर मैं आता हूं यशपाल जी के पास। बोलिए रेणु साहब। हाँ, मैं ढूल साहब को ये कहना चाहूंगा, हम प्रवक्ता लोग हैं और हमारी डिस्कशन को पूरा देश सुनता है। अगर हम सकारात्मक बात करेंगे तो उसका एक प्रभाव भी देश में जाता है। ढूल साहब ने जो अभी कहा कि वो कांग्रेस की मदद करे, इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। न आप हम कांग्रेस की मदद करेंगे, न आप इनेलो की मदद करेंगे, हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। देखिए भाषा का फर्क है रविंदर जी, छोटे भाई, भाषा के फर्क को निकालिए आप। हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से हटाने का काम करने के लिए हम मिलेंगे, हम मिलकर काम करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे, ये आपने बिल्कुल गलत किया। या मैं कहूं कांग्रेस हमारी मदद करे, ये भी गलत भाषा है। अगर यहीं से ये शुरुआत खड़ी होगी, ये तो केशव भाई और हमारे भाजपा वाले तो यही तो बात कहलवाना चाहते हैं हमारे मुंह से, और यही आपने कह दी। आप हाई कोर्ट के एडवोकेट है, थोड़ा बातों को संभल करके कीजिएगा। ठीक है ढोल साहब, आपका जवाब बनता है एक बार, फिर मैं आऊंगा यशपाल जी के पास। देखिए मैंने जो बात कही थी बिल्कुल स्पष्ट, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात कही थी। कांग्रेस को मदद करके हम इनकी मदद लेकर के क्या करेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। अब ये इनकी मंशा, इनकी इनर कॉन्शियस है कि ये साथ में हमारे खड़े रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो इनका मुद्दा है। लेकिन शब्दों के हेरफेर के अंदर ये बात ना तो कभी समाप्त की जा सकती है, ना ही कोई मतलब है। यह मामला डिबेट के अंदर है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस बात के ऊपर डिबेट हो रही है और हर जगह से यही बात बिल्कुल सामने है, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध एक मोर्चा होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, और जिसके अंदर कांग्रेस एक लीडिंग दल के रूप में शामिल रहे, तो ही इस देश के और प्रदेश के लोगों का भला। ठीक है, यशपाल बत्रा जी मैं आपके पास आता हूँ। संभावना, हालांकि पुराने एक्सपीरियंस ये बताते हैं, पूर्वानुभव बताते हैं कि कांग्रेस जो है ना अगर 2024 के इलेक्शन लड़ सकती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? 2024 में अकेली कांग्रेस पार्टी क्या पूरे हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाने का दावा करती है? आज यहाँ आईसी चैनल के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आज के हालात हैं आपके पूरे प्रदेश, पूरे देश में केवल 2 स्टेट में आपकी गवरमेंट है। रेडू साहब, आप अगर एक सेकंड, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर आप ऑफर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि आप हमारे साथ आइए, तो आप अपनी मजबूती भी तो सिद्ध कीजिए ना भाई। पूरे देश के विधायक गिनिए, अपने विधायक गिनिए, पूरे देश के सांसद गिनिए, अपने शून्य को आप देखिए। तो कोई और कांग्रेस से छोटा दल ये कहता हुआ राष्ट्रीय दल तो बात अच्छी लगे। अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिना इंडियन नेशनल लोकदल के ऐसा कर पाएंगे, तो ये तो फिर लाजमी नहीं है ना सर। नहीं, देखो केशव जी, मैंने कहा कि हम मिलकर के बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस हमारी मदद करे या कांग्रेस हमारे साथ मिल जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सारे मोर्चे में आ जाए, बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने भी कहा कि खुला न्योता दे रहे हैं, दिल खोल के न्योता दे रहे हैं, आपने बिल्कुल हाँ भरा कहा। मोर्चे में हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि मोर्चे में आ जाइए। ये मोर्चा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नहीं है केशव जी, ये मोर्चा कांग्रेस का नहीं होगा, ये मार्क्सवादी का नहीं होगा, ये टीएमसी का नहीं होगा, ये समाजवादी का नहीं होगा, ये सबका होगा। यही तो कह रहे हैं मोर्चा होगा। सवाल ही तो यही पूछा जा रहा है, सवाल यही पूछा जा रहा है। सुशील जी भी पूछ रहे थे, राजकुमार जी भी पूछ रहे थे, अगर मोर्चा आईएनएलडी का नहीं है तो फिर सम्मान दिवस ही मौका क्यों है?
मौका कुछ और होना चाहिए था, जो कि सभी राजनीतिक दलों का कॉमन मौका होता। ये तो इस तरह की बात है कि भाई न्योता दिया है इस बात के नाम पर कि सम्मान प्रकट करो, और आप उसे प्रोजेक्ट इस बात पर कर रहे हैं कि हम तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। ऐसा है। हाँ केशव जी, मैं तो कहता हूं इन सभी साथियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए था। एक राष्ट्रीय सत्र की शुरुआत जो है हरियाणा प्रदेश से की जा रही है, और वो भी हरियाणा प्रदेश मैं यशपाल जी के पास आ रहा हूं। हो रही है, तो इनको तो खुश होना चाहिए कि हरियाणा से एक ऐसी इतनी बड़ी शुरुआत हरियाणा प्रदेश से हो रही है, तो कोई ना कोई अवसर होता है, अवसर यशपाल जी के पास आ रहा किए जाते हैं, इस अवसरों पर इस तरह की शुरुआत होती है। और ये मैं हरियाणा प्रदेश को बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि कितनी बड़ी शुरुआत आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रयास से हरियाणा प्रदेश से हो रही है। पिछली बार भी हुई थी सर। बत्रा साहब रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, कितना देश का दुर्भाग्य है, तीसरा मोर्चा बनने से पहले टूटने के कगार पे आ गया। अब दोनों पार्टी के प्रवक्ता एक छोटे से एजेंडे पे भी सहमत नहीं हो पा रहे, वो उनको कुछ आरोप लगाते हैं, वो उनको कुछ आरोप लगाते हैं। आपको याद होगा पिछले इनेलो के जो राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं, जब वो अरेस्ट हुए थे एक करप्शन के केस के अंदर, सबसे ज्यादा आरोप इन्होंने कांग्रेस पे लगाया था। उस टाइम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, इन्होंने खूब उनके बारे में बोला कि इन्होंने हमें जानबूझ के ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज कैसी मजबूरी आ गई कि इनेलो पार्टी कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रही है कि हमारे साथ मिलकर देश के अंदर थर्ड फ्रंट के अंदर आ जाइए आप। कैसा देश का दुर्भाग्य है। और एक पार्टी को हराने के लिए जो समाज और देश के लिए काम कर रही है, उस पार्टी को हराने के लिए सब इकट्ठे होके भी इनका नेता डिसाइड नहीं कर पा रहे, नेता एक्चुअल में थर्ड फ्रंट का बनेगा कौन। नीतीश जी कहते हैं मैं नेता हूं, अपने राहुल गांधी जी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है हम नेता हैं, ममता जी कहती है मैं नेता हूं थर्ड फ्रंट का। इनका नेता ही ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। और एक आपने कहावत सुनी होगी, राम मिलाई जोड़ी, तुम मेरी सुन मैं तेरी सुनूं, दोनों सुन सुन के आराम से घर बैठ जाएंगे और थर्ड फ्रंट बन जाएगा, थर्ड फ्रंट जीत भी जाएगा, सारा काम इनका हो जाएगा। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये सब मिलके देख रहे हैं, लेकिन देश देख रहा है, देश इनको समझ चुका है, इन सबके कामों को, कार्रवाइयों को, जिस तरीके से इन्होंने देश और प्रदेश चलाए हैं, उन प्रदेशों के अकॉर्डिंगली देश समझ चुका है। इसलिए थर्ड फ्रंट बनाए, ये फोर्थ फ्रंट बनाए, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये थर्ड फ्रंट भी एज इट इज रह जाएगा और फोर्थ फ्रंट भी इनका एज इट इज रह जाएगा। राजकुमार जी, मैं आपके पास आता हूं एक बार। ये जो अब आपने बात कही थी जमीनी हकीकत वाली, मैं इसी पर और थोड़ी सी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा कि मोर्चे और पार्टियों के साथ आ जाने से किसी भी पार्टी का वोट परसेंट नहीं बढ़ जाता है। और आमतौर पर कहा भी जाता है कि जो चुनावी राजनीति है वो गणित नहीं होती है। अगर कांग्रेस और इनेलो एक साथ आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का वोट बढ़ जा रहा है। बत्रा साहब वाली बात है कि जो इनेलो कांग्रेस का विरोध करती थी, दोनों का वोट घट भी सकता है इस तरह की चीजों से। तो जमीनी हकीकत और पार्टियों को एक साथ लेकर चलना, इसके बीच में बहुत लंबी चौड़ी खाई है, जिसे भरना दिख नहीं रहा है। यहाँ पर केवल एकजुटता दिखाने का संदेश दिया जा रहा है। देखिए केशव जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। राजनीति, खासकर चुनावी राजनीति, अंकगणित नहीं होती। और इसके सबसे बड़ा और सबसे ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, या उससे पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोकसभा का चुनाव है 2019 का। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 दशक तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अदल बदल कर सत्ता में आती रही, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थी। बाकी दोनों राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हाशिए पर चले गए। लेकिन वो दोनों आकर भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोक पाए, क्योंकि जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। तो आपका वोट बैंक भी एक साथ आ जाए जरूरी नहीं है, जैसा कि यूपी में नहीं हुआ। 2019 में सपा बसपा का वोट बैंक एक साथ आ गया होता तो नतीजा कुछ और होता, और तमाम राजनीतिक पंडित उसको गेम चेंजर बता रहे थे। लेकिन वोट बैंक ऐसा नहीं है कि कोई बंधुआ होता। वोटर हमेशा अपने विवेक के हिसाब से फैसला करता है। नेता आपसी स्वार्थ के हिसाब से, कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से साथ आ सकते हैं। वोटर तब आता है जब उसमें वो लार्जर इंटरेस्ट अपना, सोसाइटी को, देश का देखता है।
लेकिन एक बात जरूर है कि अगर विपक्षी दल एक मोर्चा बनाते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते हैं, तो जो वोट का जो बंटवारा है वो कम से कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है, जो पहले हम कांग्रेस के कार्यकाल में देख चुके हैं, जो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी, कि एक विकल्प बन सकता है। मतलब आप एक विश्वास जगाने में कामयाब होते हैं कि आप में विकल्प बनने की क्षमता है, लेकिन विकल्प बनेगा तब, कामयाब तब होगा जब मतदाता आप पर भरोसा करे और विकल्प की तलाश भी कर रहा है। दो अलग अलग चीज। तीसरी बात, अभी बहुत जल्दबाजी है। हम पिछले 1 महीने से चर्चा चल रहे हैं तीसरा मोर्चा कोई होता नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा। मोर्चे 2 ही होंगे। आप पिछले 2-3 दशक की राजनीति देखिए, 2 ही मोर्चे बने हैं। पहले भाजपा उसके साथ होती थी, बाद में कांग्रेस को उसका साथ दिया। मोर्चे 2 ही रहे हमेशा, सत्ता के जो ध्रुव रहे वो 2 ही रहे। विभाजी अगर ठीक है, मैं विभाजी के पास आ रहा हूँ सर। विभाजी, अगर लोकदल के पास इस तरह का मौका है, जो कि आप कह रहे हैं कि भाई चौधरी देवीलाल जी की जयंती है और इसे भुनाने का प्रयास कर रही है, तो यह मौका तो जेजेपी के पास भी है। एक मोर्चा आप भी बना लीजिए जो कि सत्ता के पक्ष में जाने का काम करे। पहली बात तो मुझे अभी तक एक चीज़ नहीं समझ आई जो रेणु जी ने कही थी। ये जा रहे हैं थर्ड फ्रंट मोर्चा बनाने के लिए, तीसरा मोर्चा, वो भी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, किसको किसकी ज़रूरत है वो अभी तक उन्हें क्लियर नहीं है। इन्होंने राज्यसभा में कार्तिकेय जी को दिया इंडिपेंडेंट का, तब इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को क्यों नहीं सपोर्ट किया? कौन सा ऐसा पड़ाव आया जहां इनको लगा कि अब इनको तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए? तो पहले क्यों नहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट किया? ऐसा क्या हो गया जो तीसरे मोर्चे की बात होने शुरू हो गई? उसके ऊपर एक और बात आती है, अगर खाली मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस में ये तीसरा मोर्चा किस गुट के साथ मिलकर बनाएंगे? किरण चौधरी जी के गुट के साथ बनाएंगे या हुड्डा जी के गुट के साथ बनाएंगे? ठीक है, हुड्डा जी ने भी तीसरे मोर्चे की बात तब कही जब वो आज़ाद जी से मिले। तो इतनी खिचड़ी बनी हुई है, जैसे बत्रा जी ने, एक कहावत है जो पूरी मैं बोल देती हूँ, मैं किसी को अंधा कोड़ी नहीं बना रही, पर यहाँ वही बात है, राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी। कांग्रेस को अपना फ्यूचर नहीं पता और INLD को अपना चाहिए कोई ना कोई सहारा। तो ये अपॉर्चुनिटी इन लोगों को मिल रही है कि चलो इसी बहाने इकट्ठे होते कुछ हवा बनेगी, लेकिन अभी सारा दिख रहा है कि किस तरफ ये जा रहा है। तो माफ कीजिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये अच्छा एक तीसरा जो मोर्चा बन रहा है वो एक अच्छा विपक्ष भी बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि इनके अपने मतभेद इतने हैं जो अभी दिख रहे हैं। तो आगे क्या दिशा जाएगी इस तीसरे मोर्चे की, या बनेगा भी कि नहीं बनेगा, और नेतृत्व कौन करेगा, बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, सुशील जी आपके पास मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब तो फिर यही वाली बात हो गई, अगर इसे कंसिडर किया जाए तो, कि ये सितंबर का महीना कुछ इस तरह का मौसम लेकर आता है कि सभी नेता प्यारे लगने लग जाते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। रेड्डू साहब भी कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि हाँ, हम आपको खुला न्योता दे रहे हैं, आप आइए, हम साथ चलेंगे। प्रदेश में भी गठबंधन करने की बात, मोर्चे में आने की बात अभी से कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यही हो गया कि ये जो मौका है, ये जो मौसम है इस तरह का आता है कि सभी प्यारे लगते हैं, सभी नेताओं को आई लव यू वाली बात हो जाती है। केशव जी, इनको ये लगता है NLD को कि वैसे हम किसी को बुलाएंगे कोई रैली के अंदर, कोई जनसभा के अंदर, तो कोई नेता हमारी पार्टी को समर्थन करने नहीं आएगा। ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन ये मनाते हैं 25 सितंबर को। इनको ये लगता है कि ठीक है, ताऊ देवीलाल के नाम पे कम से कम देश का नेता माना है इन्होंने, उप प्रधानमंत्री रहे देश के, तो लोग आ जाएंगे। इसलिए ये इस विपक्ष विकल्प उसके मौके के अलावा ये कभी भी विपक्ष को इकट्ठा नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़, जैसा रेड्डू जी ने कहा कि हम बड़ा दिल करके नेता चुनेंगे, हमारे जो बढ़िया नेतृत्व करेगा उसको चुनेंगे। विजेंद्र जी, मैं 2 बातें क्लियर करता हूँ। बड़ा दिल राजीव गांधी जी ने किया था जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार के खर्चे पे विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज कराने के लिए अमेरिका भेजा था, वो बड़ा दिल होता है नेतृत्व का। दूसरा, आपकी इसी तरह की एक रैली के अंदर से नेतृत्व को लेके, क्योंकि आपके जो INLD के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, उन्होंने परिवर्तन मांगा था नेता का, कि उन्होंने कहा था हम दुष्यंत को नेता मानते हैं। आपके दोनों नेताओं ने, अभय सिंह और ओम प्रकाश चौटाला ने, उस नेतृत्व को, सगे पोते को और सगे भतीजे को नेता नहीं मान पाए, इसलिए अलग पार्टी का जन्म हुआ। तो अगर ऐसे ही अगर वो दगाबाजी का आरोप जेजेपी पे लगाते हैं सर, नहीं लगाने से ऐसा विवाद है जिसका अंत लगाने नहीं से तो इसका अंत कोई होना नहीं इसका, ठीक है। लेकिन विचारधारा की बात थी। दूसरा, अगर विचारधारा की बात करते हैं तो विचारधारा राजनीति के अंदर आज सब अलग चुनाव लड़ते हैं, जब अलग करते हैं, संगठन बना के राज चलाने के लिए सबकी विचारधाराएं एक हो जाती हैं।
जेजेपी वालों ने चुनावों के दौरान 2019 में ये कहा था कि खट्टर तो इस बार जमुना पार, खट्टर जमुना पार। उसी खट्टर के नेतृत्व में आज ये राज चलाने लग रहे हैं। इनको आज खट्टर से ईमानदार, खट्टर से प्यारा कोई नहीं लगता। तो विचारधाराएं तो राज के लिए बनती हैं, जनता के भले के लिए अपनी विचारधाराएं नहीं रहती। और देवीलाल जी की विचारधारा को ही जेजेपी फॉलो कर रही है, ये वही भी मान रहे हैं। हालांकि 25 सितंबर को ये प्रोग्राम करते, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि भाई ठीक है, सारे नेता वहां जा रहे हैं, हम करेंगे, हमारे कोई आना ही नहीं, हमारे 2 ही रह जाएंगे बस। तो सिर्फ और सिर्फ ये है, तीसरे मोर्चे का गठन करने से कुछ नहीं होगा। तीसरे मोर्चे को सफल करने के लिए हर एक नेता को अपना नेतृत्व चुनना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखा के एक नेता मानना पड़ेगा। जो इस जितने नेता आपने बताए, इनमें से मुझे लगता नहीं कोई भी पूरे देश को नेतृत्व दे सकता है। अगर हरियाणा की बात करें तो बिना कांग्रेस के संभव है ही, और कांग्रेस का साथ आना क्या संभव है? देखो, संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि जैसे अभी रेड्डू जी कह रहे थे कि कांग्रेस ये, ठीक है, कांग्रेस के पास आज इनके पास एमएलए विपक्ष का नेता है, इनके पास 90 सीट लड़ाने के लिए। मैं रेड्डू जी, आप यहाँ बैठे बैठे आप 90 विधायक गिना दो जिनको चुनाव लड़ाओगे 2022 के अंदर, आप बता दो। नहीं है एनएलडी के पास, एक विधायक की पार्टी है। मैं बना लेता हूँ पार्टी, मैं विधायक बन जाऊँ निर्दलीय, तो मैं पार्टी चला के तीसरे नेतृत्व का मोर्चे का गठन करने के लिए हाँ भरूंगा क्या? आपका तो कोई भी पार्टी गठन कर सकती है, आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ बात वो भी आती है, जो कभी जनाधार था इंडियन नेशनल लोकदल का, रेड्डू साहब पता नहीं इसे एडमिट करें या नहीं करें, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जेसीपी में जाके मिल चुका है। नहीं, केशव जी जा चुका। दूसरी चीज, अभी रेड्डू जी ने अपने डिबेट में ये कहा था कि भाई कोई पार्टी एमएलए से लेना देना नहीं है, एक है कि 31 है, कोई भी पार्टी गठन कर सकती है। इस बात को आप साबित करके दिखाओ। आप 25 सितंबर छोड़ो, 2 महीने बाद रैली रखो आईएनएलडी के झंडे के नीचे, और आप इनको इकट्ठा करो। आप 10% नेता ही बुला लेना, मैं कहता हूँ बाप बेटा अकेले रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये देवीलाल जी के सम्मान में इकट्ठे हो रहे हैं। इन्होंने उनके साथ राजनीति करी है, जब वो देश के उप प्रधानमंत्री थे, देश की जनता उनको नेता मानती थी, इसलिए आप कर रहे हो, और इसीलिए आप जवाब लेते देवीलाल है। रेड्डू साहब, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा केशव जी, सपने देखोगे तो मुसीबतें हजारों आएंगी, हजार आएंगी। कम वक्त वो लम्हे भी बड़े शानदार होंगे जब कामयाबी शोर मचाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि अपना नेता सभी, न ओम प्रकाश चौटाला जी किसी का नाम लेंगे, न कांग्रेस पार्टी किसी का नाम लेगी, और न ही जो ये चुने गए हैं ये किसी का नाम लेंगे। इनमें से सभी मिलकर के किसी एक नेता का सिलेक्शन करेंगे, वो किसी का भी नंबर आ सकता है। यदि आप लोग हिंदुस्तान से इस बीजेपी गवर्नमेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, आप एक एमएलए की बात बार बार कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, मत गुमान अपने यौवन पर कर, शाम ढलते ही समाप्त हो जाएगा। 1984 में भारतीय जनता पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में कितनी सीटें आई थी, शायद आपको ध्यान हो तो आप मुझे बताइए। 1984 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था तो मेरे ख्याल से 2 सीट आई थी पूरे हिंदुस्तान में, और आज वो 303 सीट लेकर के बैठी हुई है। समय परिवर्तनशील है, अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। समय के जिस प्रकार से 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, रेड्डू साहब, ये कंपैरिजन थोड़ा सा गलत है, ये कंपैरिजन थोड़ा सा गलत है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद की आप 2 संख्या बता रहे हैं और आज के समय में उसे तुलना कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और आप अपनी बात कर रहे हैं तो आपका उल्टा घटा है, तो तुलना करना ही गलत बात हो गया। नहीं केशव जी, मैं इस बात का जवाब दूंगा। नहीं, विजेंद्र जी, हम भी तो 40 पर थे, और विजेंद्र जी पर नहीं खड़े हुए साहब, उन्होंने 7-8 राज्यों की यात्रा निकाली है, रथ यात्रा लेकर इधर से उधर घूमे। अडवाणी साहब जनाधार बटोरा है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है आज की तारीख में। गलत है दूसरी बात है, लेकिन लोगों को तो साथ रह रहे हैं ना। अब रैलियों पर भंडारा लगाकर, लोगों को बुलाकर, वहां पर मंच पर इकट्ठा होकर के राजनीति थोड़ी ना की जाती है वोट की। आप वहां चर्चा मिल सकती है, न्यूज चैनल्स में, अखबारों में जगह मिल सकती है, वोट कैसे मिलेंगे उससे? विजेंद्र जी, अभी आपने एक शेर के अंदर कहा कि यौवन के बाद बुढ़ापा आता है, तो आप ये मानो जब 85 सीट थी आपकी तब जवानी थी आईएनएलडी की, आज बुढ़ापा है, अब तो मृत्यु सैया बची है आपके पास, दोबारा जवानी थोड़ी आएगी। ये तो कहने की बात, एक विधायक कहेंगे हम, आगे हो सकता है 22 में एक विधायक नहीं हो आपके पास। हमारी 9 में सुनो, हमारी 2009 में सत्ता जाने के बाद भी 31 सीट आई थी, 2014 में हमारी 19 सीट थी, वो पार्टी टूट गई। आप उस चीज को देखिए ना ध्यान से, पार्टी में टूट हुई। जब घर में दिखाना चाह रहे हैं पार्टी टूट गई, तो उठाना ही पड़ेगा। इधर से उधर चला गया, हमने, हम 90 चेहरे नहीं है अब। हम मानते हैं,
सर नहीं ऐसे आप मेरी बात को ऐसे नहीं काट सकते। आप लिस्ट दे दो 2019 का जो चुनाव था उससे पहले हमारी पार्टी में बहुत बड़ा विघटन, हाँ एक मिनट, हमारी पार्टी में बहुत बड़ा विघटन हुआ, पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, अरे आप भूल गए एलनाबाद में सरकार के घुटने टिका दिए हमने, कितना जोर लगाया, कितनी मशीनरी लगाई एलनाबाद में। अभय सिंह और ताऊ देवीलाल, आप कहते ना नेता नहीं है, अभय सिंह चौटाला ने पहली बार दादा ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए राजनीति में पहली बार अभय सिंह चौटाला जी काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे और एलनाबाद का चुनाव कैसा था उस पर बात नहीं करना चाहते रेड्डू साहब, लेकिन वो इतना चैलेंजिंग चुनाव था ये भी आप ही को पहली बार पता लगा होगा शायद। जब सरकार का मुख्यमंत्री काउंटिंग एजेंट हर बूथ पर जाकर के रैलियां करता है, जब प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री एक विधायक को हराने के लिए बात तो उसकी है, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं डुल साहब के पास अब आता हूं। डुल साहब, अपार्ट फ्रॉम दीज लाइट काइंड्स ऑफ कन्वर्सेशन, क्या वाकई में इस तरह की चीजें हैं कि तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद जो चल रही है अभी, ठीक है वो सफल कितना होगा सफल कितना नहीं होगा बाद की बात है, लेकिन हरियाणा में जो लोकदल को लग रहा है कि बेनिफिट वो बटोर लेंगे, उससे वो बटोर पाएगी इंडियन नेशनल लोकदल बिना कांग्रेस को। देखिए पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल को कांग्रेस के फोबिया से बाहर आना होगा, ये बात तो बिल्कुल तय। हर जगह, हर बात में, हर स्टेटमेंट में हर नेता केवल मात्र एक ही चीज कहते हुए पाए जाते हैं कि भाई हम तो कांग्रेस के विरोधी दल है और कांग्रेस के खिलाफ विचारधारा में हमारा जो है जन्म हुआ है। उसी कारण से कभी राष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, सब जगह लगातार जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट डालते हुए ये पाए जाते हैं। अपनी जो है काम करना और उसको कहना, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। यदि ये ऐसा करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखते हैं, इन्हें दिखता है कि हाँ ये इस बात को स्वीकृत करते हैं कि जिस प्रकार पहले सभी मोर्चे इसलिए फेल हुए कि उसकी कांग्रेस उसका पार्ट नहीं थी, उसी प्रकार ही है मोर्चा भी निश्चित तौर पर फेल होगा यदि इसके अंदर कांग्रेस नहीं होगी। तो इस चीज को इनको जो है स्वीकार करना होगा। यदि स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्रीय स्तर पर इनके साथ में किसी प्रकार का कोई तालमेल की संभावना हो सकती है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मैं ले रहा हूं सभी से ताकि सभी को भरपूर समय मिल जाए फाइनल कमेंट के लिए। आ रहा हूं मैं फाइनल कमेंट भी ले रहा हूं और सवालों के जवाब भी ले लूंगा बीच बीच में ना, इसलिए मैं ज्यादा समय लेकर चला हूं फाइनल कमेंट के हिस्से के लिए। आज यशपाल जी के पास मैं पहले आ रहा हूं। यशपाल जी शुरुआत कीजिए। देखिए केशव जी, ये थर्ड फ्रंट जो बनने की तैयारी चल रही है, ये जो परिवारों का गठबंधन हो रहा है, ये सारे ही परिवार जो परिवारों की राजनीति करते आए हैं वो सारे इकट्ठे होकर, जो जैसे दो परिवारों के अंदर रिश्ता होता है, ऐसे इन परिवारों के अंदर एक नया थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो रिश्ता ज्यादा समय चलना नहीं है। इस रिश्ते के अंदर इनका नेता तय नहीं है, किस नेता को आगे लाना इन लोगों ने, किस नेता के लिए लड़ाई लड़नी है और देश के लिए लड़नी है या अपने परिवार के लिए लड़नी है। सबसे पहले तो इनको ये तय करना पड़ेगा। अगर देश की लड़ाई लड़नी है तो देश के कामों को लेके, देश के हितों के अंदर लेके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे कि बीजेपी लड़ती आ रही है। आपने पहले लास्ट इलेक्शनों के अंदर देखा होगा बीजेपी का वोटों परसेंटेज 5.80%। जिस पार्टी का वोट हो और जिस कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार की पार्टी है, 9.76 उनका परसेंटेज ऑफ वोट हिंदुस्तान के अंदर आया है। और ये लोग मिलके भी परिवार इकट्ठे होके भी सारे, ठीक है सर, ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग पहले भ्रष्टाचार कर रहे थे देश के अंदर और समाज के अंदर, वही उसी को हम बढ़ाएं, उसी को निरंतर आगे रखें। इसलिए ये सारे परिवारों का गठबंधन हो रहा है। ठीक है सर। राजकुमार जी फाइनल कमेंट। एक तो विचारधारा का सवाल नहीं है, विचारधारा समस्या नहीं है, विचारधारा अपने आप में संकट में है इस समय, क्योंकि जितनी भी विचारधारा है सब सत्ता के धारा में गुम हो चुकी है। जो दल कभी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाते थे, भाजपा के विरुद्ध बनाते हुए जा रहे हैं, तो विचारधारा का तो सवाल है नहीं। जहां तक हरियाणा की बात है, मैं बहुत दूर की कौड़ी है। मैंने पहले कहा कि मोर्चा बनेगा नहीं बनेगा, हरियाणा में बनेगा तो क्या स्वरूप होगा, लेकिन एक क्षण के लिए अगर मान लें कि अगर ऐसा कोई मोर्चा बना जिसमें कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल होंगे,
तो उसका जो पहला सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो जजपा के लिए होगा। जजपा के लिए संकट हो जाएगा, क्योंकि अभी इनेलो अलग है, तो एक बड़ा वोट बैंक जो इंडियन नेशनल लोकदल का देवीलाल जी का अनुयायी था वो जजपा के हाथ चला गया। लेकिन अगर कोई वैकल्पिक संगठन बना या मोर्चा बना तो वो वहां से छिटक। ठीक है सर, विभा जी फाइनल कमेंट। जैसे सुशील जी ने कहा कि जजपा पहले कहती थी खट्टर, यमुना पार और बीजेपी के साथ ही अलायंस कर लिया, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो घोषणा पत्र था जिसमें युवाओं और महिलाओं के लिए कहा गया था कि हम कार्य करेंगे, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें आना ही था सत्ता में, और वो पूरे हो रहे हैं। इसी तरह मैं अपने विपक्ष के पार्टियों से ये बोलूँगी, अपना घोषणा पत्र स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, जिससे लोग उन्हें वोट दें, अपने आप अलायंस उनकी बन जाएगी, अपने आप तीसरा मोर्चा बन जाएगा। ठीक है, रेडू साहब जल्दी से। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे साथी ने पूछा था, हम देश की लड़ाई लड़ने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन का हमने प्रयास किया है। ये एक शुरुआत है, और शुरुआत करते ही भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला चुकी है। कभी कहती है नेता का चुनाव नहीं हुआ, कभी कहते हैं कि अपना जो है ना ये क्या बोलते हैं इसको, पंपलेट जो है ना, जो कार्य क्या क्या करेंगे वो तैयार नहीं करवाए गए हैं। अरे भाई अभी तो चर्चा हुई है, अभी तो चर्चा चली है, 25 तारीख को और आगे बात बढ़ेगी और इसमें सफलता भी मिलेगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन हरियाणा, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्वयं में एक मजबूत पार्टी है। यहाँ पर हमें किसी का साथ लेने की जरूरत नहीं है। अगर सब मिलकर के चलेंगे तो वो भी उस पर विचार होगा। अदरवाइज हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने दम पर एक मजबूत पार्टी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम देश की लड़ाई लड़ने का प्रयास करें, उसमें सहयोग सबका मिले तो अच्छी बात। ठीक है, डुल साहब जी देखिए, बिल्कुल यदि इंडियन नेशनल लोकदल इस प्रकार का कोई प्रयास करती है तो इन्हें मंशा भी दिखानी पड़ेगी राजनीतिक तौर पर। केवल जननायक चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस का जो मंच इस्तेमाल किया जाता है हर साल, तीसरा मोर्चा की घोषणा की जाती है, ऐसी चीजें कवायदे इस बारी जो है इनकी तरफ से कमजोर ना पड़े, इसके लिए इनको प्रयास जो है रहना पड़ेगा। समय समय पर जो है जिस प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियों में से कोई भी दल हो, कोई भी विचारधारा हो, उन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल को नमन किया है, उनको समर्थन किया है मंच पर आकर के, बट वापस हर बारी जो है इस प्रकार की बातें करना, उनको अंजाम तक ना पहुंचाना, ये काम होता रहा है। इस बारी मैं इनसे आशा रखता हूँ कि ऐसा ना करें और कोई सकारात्मक पहल लेकर के है जहाँ पर ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का समर्थन करने का काम करें। ठीक, सुशील जी फाइनल कमेंट। केशव जी, पहली बात तो जैसे अभी पूरी डिबेट के अंदर एक सवाल बड़ा कॉमन सा था कि कांग्रेस के बिना मोर्चा बने नहीं बने। इसका मैं बताऊं आपको, ये जितने नेता इकट्ठे होने लग रहे हैं ना, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, सारे वही लोग हैं जो कांग्रेस से निकले हुए हैं। एक तरह से आप तीसरे मोर्चे को ये भी कह सकते हो कि जैसा पत्रकार जी ने कहा, वरिष्ठ जो हमारे जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं राजकुमार जी ने, कि मोर्चे दो ही होते हैं। ठीक है, तो ये मोर्चा दो ही है। ये हो सकता है कांग्रेस को असेंबल कर रहे हैं सारे, टूटी फूटी कांग्रेस जितनी भी बची अभी, ये सारे नेता इकट्ठे कांग्रेस का बी पार्टी बन रही है। तो कांग्रेस के बिना तो कोई भी मोर्चे का गठन करना देश के अंदर आज, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, एलओपी जो है वो कांग्रेस का है देश में, तो इसलिए उसके बिना तो तीसरा मोर्चा संभव है ही नहीं संभव। तीसरी चीज, आईएनएलडी सुपर एक्साइटेड और सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है, जो कि बार बार ये कह रहे हैं हमने घुटने टिका दिए, हमने ये कर दिए। रेड्डू जी, इतनी जान नहीं बची अभी। आपने ही जवाब दिया था कि यौवन से बुढ़ापा आता है, तो आपकी पार्टी का बुढ़ापा आ लिया, अब आपकी पार्टी मृत्यु शैया पे है। मैंने चलिए ठीक है सर, इलाहाबाद में नहीं देखे। ठीक है, मुझे यही रुकना पड़ेगा, घड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही आगे बढ़ने। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, रविंद्र सिंह ढुल जी, रेडू साहब, विभा पांडे जी, राजकुमार सिंह जी, सुशील यादव जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।